मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड थर्ड चैप्टर ऑफ एसएसटी। आज हम एसएसटी का तीसरा चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक। यानी कि दक्षिण भारत में राजनीति का जो विकास हुआ था, जो राजा आए थे वो 700 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच आए थे। फर्स्टली प्रस्तावना। मध्य युग के प्रारंभिक काल में प्रादेशिक राज्यों के बीच सत्ता के लिए अभूतपूर्व संघर्ष रही। प्रायद्वीप भारत के मध्ययुगीन इतिहास का अध्ययन दो शीर्षकों में किया जा सकता है। पहला है दक्कन का इतिहास एवं दूसरा हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। नेक्स्ट है दक्कन के राज्य। दक्कन राज्य में राष्ट्रकूट, पश्चिमी चालुक्य, यादव, काकतीय एवं होयसल सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश राजवंश सामंत थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में बहुत योगदान दिया। नेक्स्ट है हमारा कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इस राजवंश की स्थापना 973 ईस्वी में तेलव द्वितीय ने की थी। उसका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश के बेंगी तक विस्तृत था। बेंगी पर पूर्वी चालुक्य का अधिकार था। पश्चिमी चालुक्य राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तेलव द्वितीय 973 से 997 ईस्वी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा राष्ट्रकूटों के अन्य सभी सामंतों को हरा दिया। नेक्स्ट हमारा द्वार समुद्र के होयसल। होयसल राजवंश की स्थापना 1110 ईस्वी में बट्टिका विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल चोलों तथा पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। उनकी राजधानी मैसूर के निकट द्वार समुद्र में थी। वे मैसूर, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन करते थे। वे पांड्य तथा चोलों के साथ सदैव युद्ध करते रहते थे। अंततः वे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर द्वारा 1319 ईस्वी में पराजित हुए। नेक्स्ट हमारा चोल प्रशासन। चोल प्रशासन अत्यंत संगठित तथा कुशल था। राज्य सरकार का मुखिया होता था। साम्राज्य 6 मंडलों यानी 6 प्रांतों में बटा था, जिनका प्रशासन गवर्नरों द्वारा होता था। ये गवर्नर प्राय शाही परिवार के राजकुमार होते थे। यानी जो साम्राज्य है वह 6 मंडलों में बटा था, जिनका प्रशासन गवर्नर द्वारा होता था। प्रत्येक प्रशासन में एक गवर्नर था जो एक बहुत शाही परिवार से होता था, वो उनका गवर्नर नियुक्त किया गया। उर्सभा तथा नगरम 3 गांव की सभाएं थी, जो गांव के लोगों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लोग अपनी सभाएं स्वयं चुनते थे। महासभा ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव की सभा होती थी। नगरम एक ऐसी सभा होती थी जिसमें व्यापारियों का प्रशिक्षक होता था। यानी कि नगरम में जो सभा होती थी वहाँ पर सभी व्यापारी होते थे। नेक्स्ट हमारा राजस्व एवं व्यापार। भूमि पर कर तथा व्यापार राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। राजस्व का व्यय शाही परिवार के रखरखाव, सार्वजनिक कार्यों, अधिकारियों को वेतन देने तथा सेना के रखरखाव पर होता था। विदेशी व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से होता था। नेक्स्ट हमारा समाज सोसाइटी। ब्राह्मणों को राजाओं की सद्भावना तथा लोगों का आदर प्राप्त था। स्त्रियों का समाज में आदर होता था तथा उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी। वे ज्ञान तथा ललित कलाओं के विविध शाखाओं की शिक्षा प्राप्त करती थी। नेक्स्ट हमारा धर्म रिलीजन। दक्षिण भारत में हिंदू धर्म सबसे अधिक प्रचलित था। धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, शैव तथा वैष्णव। जो शैव धर्म के लोग थे वो शिव जी की पूजा करते थे और वैष्णव धर्म के लोग कृष्ण जी की पूजा करते थे। आदि शंकर का जन्म लगभग 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। अल्पायु में ही वे वेदों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में पारंगत हो गए। वे विद्वान लोगों के साथ साथ वाद विवाद द्वारा अपने दर्शन का प्रचार करते थे। उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठ यानी कि देश के चारों कोनों में 4 धाम द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी तथा कांची स्थापित किए।
तिरुपति में 1017 ईस्वी में जन्मे रामानुज भी उस युग के महान दार्शनिक थे। उन्होंने भक्ति को वेदों से जोड़ने का प्रयास किया तथा इस प्रकार वेदों को अधिक लोकप्रिय बनाया। माधव ने कृष्ण भक्ति पर प्रचार किया। यह तिरुपति थे, उन्होंने शिव का और माधव ने कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया था। दक्षिण भारत के राज्य पल्लव, पांड्य तथा चोल दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्य थे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कांची के पल्लव। पल्लव तमिलनाडु के मैदानी भागों पर शासन करते थे। उनकी राजधानी कांची में थी। इस वंश की स्थापना सिंह विष्णु 565 से 600 ने की थी। यानी कि इनका जो शासन रहा था सिंह विष्णु का 565 से 600 तक रहा था। नंदीवर्मन तृतीय सबसे प्रतापी पल्लव शासक था। उसके पास एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा था। नेक्स्ट हमारा पांड्या। 7वीं शताब्दी में पांड्यों ने तमिलनाडु में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। जातवर्मन सुंदरा एक शक्तिशाली पांड्य शासक था। पांड्य शासकों ने समुद्री व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया। मलिक काफूर ने उन पर आक्रमण करके उनके राज्य को 1330 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। नेक्स्ट हमारा चोल। पल्लव पांड्य प्रतिद्वंद्विता के कारण चोल 8वीं शताब्दी में पुनः एक शक्ति बनकर उभरे। बेजाल्य शाही चोल वंश का संस्थापक था, जिसने पल्लवों से तंजौर को छीन लिया। चोल राजाओं में दो महान शासक राजा प्रथम तथा उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम हुए। यानी कि चोल राजाओं में दो महान शासक थे, एक तो राजा प्रथम, एक उसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम। राजा प्रथम ने अपने कुशल संगठन तथा व्यापार के बल पर चोल साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया। उसने अपनी सेना तथा नौसेना का विस्तार किया तथा एक महान शक्ति बन गया। उसने श्रीलंका के उत्तरी भागों को जीतकर मुम्मादी चोल मंडलम नाम से एक चोल प्रांत बना दिया। उसने कलिंग, मालदीव तथा लक्षद्वीप को भी जीत लिया। वास्तव में राजा एक महान योग्य शासक, योद्धा, विजेता, कला एवं साहित्य का संरक्षक था, महान निर्माता तथा एक सही विष्णु शासक था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। उत्तर में उसकी सेनाएं पाल राज्य में गंगा नदी के तट पर पहुंच गईं। राजेंद्र प्रथम के पास एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था। उसने श्री विजय साम्राज्य के अनेक बंदरगाहों को जीत लिया। चोल शासकों ने चीन में भी अपने दूत भेजे। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र शासकों तथा चोल शासकों के परस्पर मैत्री संबंध थे। नेक्स्ट हमारा कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोल शासकों ने कला और स्थापत्य में विशेष योगदान दिया। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। ऊंचे गोपुरम यानी कि द्वार, मंदिर के द्वार को गोपुरम कहा जाता था। मूर्तियों से अलंकृत बहुमंजिले विमान, विशाल बैठे हुए पवित्र बैल, नंदी की प्रतिमा आदि इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हमारा शिक्षा एवं ज्ञान। दक्षिण भारत में सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित हुए जहाँ लोगों को शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार प्राप्त होता था। प्रत्येक मंदिर से संबंध एक मठ होता था, जहाँ विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, शिक्षा, वस्त्र तथा आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त मंदिरों में प्रांगण के मेले तथा उत्सव जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती थी, जो दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी प्रचलित हैं। आगे का आप ये स्वयं रीड करेंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.